Very good afternoon, everyone. Welcome to CA Foundation Fast Track Batch Lecture number 8 of Business Economics. Okay, चलिए आज लॉ ऑफ डिमांड से स्टार्ट करना है. ठीक है, वैसे तो आप ये पढ़ चुके हो, सिर्फ एक बार मेरे को बताना है, मतलब मैं अभी भी करवा चुकी हूँ ये वाला टॉपिक. हमें ये डिमांड फंक्शन याद है क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? डिमांड ऑफ एक्स डिपेंड्स ऑन ऑल दीज फैक्टर. ठीक है, ओके. बस इसमें आपको ये चीज समझनी है, अगर आप ओनली प्राइस, वो भी कौन सी वाली? ओन प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन पढ़ो. ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, लेकिन अगर सिर्फ पहले वाले फैक्टर का इफेक्ट पड़ते हो डिमांड के ऊपर, जब इन दोनों चीजों का रिलेशन स्टडी करते हो, दैट बिकम्स लॉ ऑफ डिमांड. सिंपल. ओके, तो हमने ये चीज तो पढ़ी हुई है कि अगर हम एक फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं तो बाकी के फैक्टर्स क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट. यही तो लॉ ऑफ डिमांड है. ठीक है, कोई नई चीज नहीं है. क्या बोलता है लॉ ऑफ डिमांड? inverse relationship between own price and quantity demanded, keeping other things constant. कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट का यहाँ पे सिंपल मतलब है कि जो भी अदर फैक्टर्स डिमांड को इफेक्ट करेंगे उनको नहीं हिलाना है. ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम एक फैक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो बाकी फैक्टर्स को आप हिला नहीं सकते हो. मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया था कि अगर आपकी प्राइस भी मूव कर रही है और आपकी इनकम भी मूव कर रही है तो आपका लॉ ऑफ डिमांड सेट नहीं बैठता है. ठीक है, आपका अप्लाई नहीं होता है. तो इट इज नेसेसरी कि आप बाकी की चीजों को क्या मान के चलो? कांस्टेंट मान के चलो. अगर आप इसको पढ़ो, इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस में, क्वांटिटी डिमांडेड में, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, अ कंज्यूमर बाय more of a quantity when its price fall and vice versa. Okay, what are the assumptions? कुछ नहीं है assumptions जो हमने बाकी के फैक्टर्स को कांस्टेंट किए वो assumption ही तो है, असल में तो नहीं होते हैं. ठीक है, हमने एज्यूम की है, पढ़ने के लिए एज्यूम की है कि ये वाले जो बाकी फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि अगर प्राइस मूव कर रही है तो इनकम मूव नहीं करेगी? ठीक है, करेगी, इनकम भी मूव करेगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी मूव करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी भी मूव करती है, बहुत सारी चीजें मूव करती हैं. लेकिन हमें यहाँ पे एज्यूम कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जो हम थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, जो हम लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, वो तभी अप्लाई होगा अगर बाकी के फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे. बस, तो भी इसको assumptions बोला गया. लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन assumption ऑफ, ये क्या है? सेट्रस पेरिबस. सेट्रस पेरिबस का कुछ मतलब नहीं है, जो हम पढ़ चुके हैं वही है. अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल. अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल का मतलब बाकी के फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा है. ओके, दैट इज रिलेटेड गुड्स की प्राइस कांस्टेंट, कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कांस्टेंट और बाकी के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट. इसके आगे ईटीसी भी लिख सकते हो, एटसेट्रा. यहाँ पे 3 नहीं खत्म होते हैं, आगे तक चलता है ये वाला. ओके मैम, अब इसके बाद यार बहुत अच्छे से समझना, अगले वाले 2 पॉइंट्स जो हैं वो थोड़े से टेक्निकल है. ओके, चाहे वो हम रैशनल की बात करते हैं चाहे वो हम रीजंस की बात करते हैं. ठीक है, सबसे पहला इन्होंने कारण क्या बताया यहाँ पे? कहते व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. डेफिनेशन, इसकी जो मेन हेडिंग है पहले उसको समझना है. रैशनल का मतलब है कारण, रीजन. रीजन क्या है लॉ ऑफ डिमांड का? ठीक है, अब देखो मैं दोबारा लिखती हूँ इसको क्लियरली. फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी वाई एंड इनकम, यही 3 होते हैं हमारे में. ओके, ये क्या जानना चाह रहे हैं कि ये प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है ये इनवर्स क्यों है. मतलब ये लॉ ऑफ डिमांड के बारे में ही पढ़ रहे हैं. ठीक है, जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ते हैं तो ये चीजें तो ऑटोमेटिकली क्या हो चुकी हैं? कांस्टेंट. बस ये ध्यान में रखना कि अभी भी आपका लॉ ऑफ डिमांड ही चल रहा है, उसी के रीजंस पढ़ रहे हो. ओके, सबसे पहला कारण लॉ ऑफ डीएमयू. अभी हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कवर नहीं किया, लेकिन आपको लॉ ऑफ डीएमयू तो पता है. ठीक है, लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है कि यार जितना ज्यादा आप कंज्यूम करते हो, कंटिन्यूस कंजम्पशन करते हो विदाउट एनी ब्रेकेज, ठीक है, जितनी ज्यादा आप कंटिन्यूस कंजम्पशन करते हो तो आपकी जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी सिंपल वर्ड्स में अगर बोलो तो सेटिस्फैक्शन. ठीक है, जो भी आपकी यूटिलिटी है वो गिरती है. ठीक है, जो कि हम शेड्यूल अगर मैं आपको यहाँ पे लिखे दिखाऊं, 1 2 3 4 4 यूनिट्स है. ठीक है, 10 8 6 4, ये आपकी यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है. मैं अभी टेक्निकल वर्ड नहीं यूज कर रही हूँ, कई बच्चे भूल चुके होंगे एमयू क्या होती है, सिर्फ यूटिलिटी वर्ड यूज कर रही हूँ. एक यूनिट को, पहली यूनिट को खा के 10 यूटिल्स की आई, सेकंड को खा के 8, तीसरी को खा के 6, देन 4. ठीक है, ये गिर रही है. कांस्टेंट भी होती है लेकिन उसके एक्सेप्शनल केसेस होते हैं.
हम मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको डिमिनिश ही मान के चलते हैं। ओके मैम, अब ये मान के चलो यार, जब पहले यूनिट में तुम्हें 10 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिली, उसके लिए आप पे करना चाहते थे सपोज करो 8 रुपए, ठीक है, आपकी यूटिलिटी ज्यादा है, इन रुपीज ही लेके चल रही हूं ताकि कंपेयर कर पाओ आप, ये भी पैसे में है और ये भी पैसे में है। ओके, 10 रुपए के बराबर की सेटिस्फेक्शन हुई, आप विलिंग थे पे करने के लिए 8, आप इस कमोडिटी को बाय कर लोगे बिकॉज यू आर एट गेन, ठीक है, 2 रुपए का गेन हो रहा है। क्या बोल रही हूँ, दोबारा समझो, आप देना चाहते हो 10 रुपए, ठीक है, सामने वाला बंदा मांग रहा है 8 रुपए, आप तो खुशी होगे ना, है ना, आपने तो 10 रुपए का नोट निकाला था, ओके, लेकिन उसने 2 रुपए वापस कर दिए, आपकी विलिंगनेस अभी ज्यादा है। आपकी विलिंगनेस अभी ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही होगी, मजा ज्यादा आ रहा होगा अभी, ठीक है, लेकिन प्राइजेस रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो प्राइजेस जब 8 है, अगेन प्राइजेस कांस्टेंट 8, ठीक है, अभी भी तुम ये सेकेंड यूनिट भी बाय कर लोगे। ओके, अगर हम मान के चले इक्विलिब्रियम की बात, ओके, क्यों, क्योंकि अभी जो तुम विलिंग हो पे करने के लिए उतने ही तुम्हें देने पड़ रहे हैं। ओके, फिर प्राइस कांस्टेंट है, मैं अभी प्राइस को गिरा नहीं रही हूँ, इस बात को समझना, अभी मैं प्राइस को गिरा नहीं रही हूँ, प्राइस को कांस्टेंट मान के चल रही हूँ। मुझे एक चीज बताओ, ये क्या तुम जो ये थर्ड यूनिट है, क्या ये तुम थर्ड यूनिट बाय करोगे, विल यू बाय दिस थर्ड यूनिट? क्यों, क्योंकि तुम्हारी यूटिलिटी तो गिर चुकी है, यूटिलिटी तो 6 की हो चुकी है, 6 रुपए के बराबर हो चुकी है, या 6 यूटिल हो चुकी है, जो भी तुम अभी समझना चाहो, ठीक है, इतने की हो चुकी है, तुमसे बंदा मांग रहा है 8 रुपए, आप नहीं पे करोगे, आप ये थर्ड यूनिट बाय नहीं करोगे। हाँ, अगर मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ये भी 6 रुपए का कर दूं, इसकी प्राइस गिरा दूं, तो क्या तुम बाय कर लोगे? यस, देखो लॉ लग गया, क्या लॉ लगा, प्राइस फॉल हुई, प्राइस फॉल हुई, तुमने क्वांटिटी बढ़ा दी, बिकॉज कौन सा लॉ लग रहा था, डीएमयू का लॉ लग रहा था, सेटिस्फेक्शन डजंट रिमेन कांस्टेंट। अगर किसी केस में बच्चे सेटिस्फेक्शन कांस्टेंट रहती है, जैसे कि हम एक्सेप्शनल केसेस में लेते हैं, लाइक इन अवर हैबिट्स, हॉबीज, ठीक है, उस केस में सेटिस्फेक्शन उतनी ही रहती है। ओके, तो उस केस में आप प्राइस सेम पे करना चाहोगे, ठीक है, लेकिन हम कौन से लॉ की यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम बात ही डीएमयू के लॉ की कर रहे हैं। ओके, डीएमयू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाले लॉ की ही बात कर रहे हो यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग तो यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, गिरती है। तो आपका प्राइस जो है जब तक गिरेगा नहीं तब तक आप क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करो। इज इट क्लियर? ओके, अब यहाँ पे अगर तुम पढ़ो तो प्राइस एक्स अगर हाई है तो तुम मार्जिनल यूटिलिटी तुम्हें कम लगेगी उसकी, और तुम क्वांटिटी क्या करोगे, कम। अगर प्राइस यूटिलिटी लो है, प्राइसेस लो है, अगर प्राइसेस कम है और यूटिलिटी भी कम है, ठीक है, तो तुम क्वांटिटी क्या करोगे उसकी, ज्यादा। क्यों, क्योंकि प्राइस भी कम है। देखो यूटिलिटी 8 से 6 हुई थी, है ना, प्राइस भी उसने कितनी कर दी थी, 8 से 6, तो तुमने क्वांटिटी बढ़ाई थी ना, तुमने क्वांटिटी इंक्रीज की थी। सिंपल सा मतलब है, तुमने सिर्फ एक ये वाली लाइन देखनी है और एक ये वाली देखनी है। लॉ ऑफ डिमांड लग रहा है? यस मैम लग रहा है। ओके, अब आ गया आगे, दो बहुत ज्यादा खतरनाक से कंसेप्ट हैं अब ये, ठीक है, जो मुझे समझाते हुए भी थोड़ा घबराहट होती है, ठीक है, 80% स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आता है। ओके, चलो, लेकिन मैं तो कोशिश करूंगी दोबारा। इनकम इफेक्ट, अब तुम्हें ये वाली लाइन, ये देखो मैंने अभी ना तुम्हें ये लिख के दिखाया था, ये क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, तुम तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हो, है ना, अभी यार फिर यहाँ पे इनकम इफेक्ट आ गया, है ना मैम, ये क्या बात हो गई, आपने कहा था कि इनकम तो यहाँ पे हिलेगी नहीं, तो इनकम का इफेक्ट कहां से आ रहा है, ये सैलरी इनकम है ही नहीं है, ये वाली इनकम है ही नहीं है जिसको हमने कांस्टेंट की है, ये वो वाली इनकम ही नहीं है, ठीक है, या मैंने आपको तब बताया था जब हम इसका डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, बार बार मैंने एक वर्ड यूज किया था कि ये कौन सी इनकम है, ये कौन सी इनकम है, ये सैलरी इनकम है, ये मनी इनकम है, ठीक है, इसी पॉइंट के लिए यूज किया था वो मैंने वर्ड, ठीक है। इनकम ना दो तरीके की होती है, एक तो अगर आप बात करते हो तो वो होती है मनी इनकम, दूसरी होती है रियल इनकम। मनी इनकम इज कांस्टेंट हियर, मैं अपनी एजम्पशन को नहीं हिला रही हूँ, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हुए वी हैव अज्यूम्ड कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मैं उसको नहीं हिला रही हूँ, ठीक है, वरना तो मेरा रूल गलत हो जाएगा यार, है ना, मतलब मुझे किसी तरीके से ये वाली इनकम को समझना, यार ये रियल इनकम कौन सी है, यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि प्राइस के इनकम को इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन प्राइस किसी चीज की कम हो गई है,
प्राइस किसी चीज की कम हो गई है, क्या तुम्हारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी? ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपकी मनी इनकम 10 रुपए है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी भी 10 रुपए है, आप कितनी यूनिट्स खरीदोगे इसकी? 1। ओके, इनकम हिली? नहीं हिली मैम, ये वाली इनकम तो सेम है क्योंकि वाई के ऊपर बार लगाया था, ये वाली इनकम को तो आप हिला नहीं सकते। लेकिन मैं प्राइस को तो हिला सकती हूँ ना, मैं ओन प्राइस को तो ऊपर नीचे कर सकती हूँ। यस मैम, तो प्राइस यहाँ पे सपोज करो 5 हो गई है, फॉर सिंप्लिसिटी, इतना गिरता नहीं है, ठीक है, 5 हो गया प्राइस। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर अभी भी तुम 1 यूनिट ही खरीदते हो, एज्यूमिंग कि तुम यूनिट्स नहीं बढ़ा रहे हो, क्या तुम्हारी जेब में कुछ बचेगा? यहाँ पे सेविंग कितनी थी? 0। यहाँ पे सेविंग, यार इनकम तो बढ़ी ही नहीं थी, 5 रुपए कैसे बच गए? या तो इनकम 15 हो जाती, ठीक है, तो मैं 10 खर्च करके 5 रुपए बचा लेती, इनकम तो मैम बढ़ी ही नहीं थी, 5 रुपए कैसे बच गए? 5 रुपए कैसे बचे? प्राइस कम हुई थी। तो इसका ये वाले पॉइंट की मैं बात कर रही हूं, योर मनी इनकम डजंट इंक्रीज, योर मनी इनकम इज कांस्टेंट, लेकिन योर रियल इनकम का मतलब है प्राइस के गिरने से जो तुम्हारी परचेजिंग पावर बढ़ती है। आपकी परचेजिंग पावर सैलरी की वजह से नहीं बढ़ी है, यहाँ पे आपकी परचेज, अब तुम एक की बजाय 2 यूनिट खरीद सकते हो, ठीक है, तुम्हारी परचेजिंग पावर बढ़ गई, तुम्हारी ताकत बढ़ गई परचेज करने की। क्यों बढ़ी? क्योंकि प्राइस कम हुई थी। ये उसकी बात कर रहा है, सिंपल, और कुछ नहीं है। अभी क्लियर हुआ क्या बोल रही हूँ? अब एक चीज बताओ, अगर प्राइस फॉल हो जाए, जैसे अभी मैंने ये वाली एग्जांपल ली, तो तुम्हारी रियल इनकम बढ़ जाएगी। रियल इनकम बढ़ने का मतलब क्या है? कि तुम्हारी जेब में पैसे बच जाएंगे। अगर तुम नॉन टेक्निकल मैनर में समझना चाहते हो तो ऐसे समझो कि जेब में कुछ बच जाएगा यार, तुम्हारी रियल इनकम बढ़ गई है, परचेजिंग पावर बढ़ गई, तुम डिमांड ज्यादा करोगे, यस, एक के बजाय 2 यूनिट ले लोगे, तो तुम्हारी डिमांड बढ़ जाएगी। ओके, अब देखो जरा इसको और इसको, कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। कौन सी 2 चीजों में? प्राइस और डिमांड, बन गया लॉ, ठीक है। वाइस वर्सा भी देख लो, अगर प्राइस बढ़ जाए, तुम अब अमीर बनने थे लेकिन नहीं बने हो, गरीब हो गए हो, जितना पहले खरीद रहे थे अब वो भी नहीं खरीद सकते, ठीक है, तुम्हारी परचेजिंग पावर बढ़ी या कम हुई? तो रियल इनकम कम हो गई, ठीक है, डिमांड क्या करोगे? कम कर दोगे, हो गया इनवर्स रिलेशन, ठीक है। यही तो पढ़ रहे थे कि यार इनवर्स रिलेशन क्यों है, हमने कहा बड़े सारे कारण है। एक तो डीएमयू का लॉ लग रहा है, तुम्हारी यूटिलिटी गिरती है तो तुम सेम प्राइस नहीं पे करोगे किसी चीज के लिए, प्राइस जब तक गिरेगी नहीं तब तक नहीं तुम मांगोगे ज्यादा कमोडिटीज को, एक आधी यूनिट ले लोगे, लेकिन अगर ज्यादा यूनिट चाहिए तो तुम वेट करोगे कि डिस्काउंट कब मिलेगा, प्राइस कब कम होगी, ठीक है। दूसरा दूसरा कौन सा लॉ लगता है? इनकम इफेक्ट इसका एक कारण है। कौन सी इनकम है ये? रियल इनकम है। मैंने याद करने की भी एक ट्रिक बताई थी, पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं। आर फॉर रीजंस, आर फॉर रैशनल, पढ़ रहे हो ना रीजंस को, तो आर फॉर रियल इनकम, मतलब इसमें मनी इनकम की बात नहीं है। क्यों नहीं है मनी इनकम? क्योंकि आप पढ़ी रीजंस को रहे हो, इनकम तो कांस्टेंट है यहाँ पे। ओके मैम, ये वाली चीजें याद रखनी है, आगे गिफन पैराडॉक्स में हेल्प करेगी आपको, ये दोनों पॉइंट्स हेल्प करेंगे आपको गिफन पैराडॉक्स को समझने में। ओके, इनकम इफेक्ट इज क्लियर। ओके, सब्सटीट्यूशन, अब इसके लिए भी एक ट्रिक है याद करने के लिए, एस फॉर सब्सटीट्यूशन, एस फॉर सस्ता। सब्सटीट्यूशन में हम अपनी परचेजिंग पावर नहीं देखते हैं, पैसे जेब में पड़े भी होंगे तब भी तुम सस्ता गुड ही परचेज करोगे, जो तुम्हें सस्ता मिलेगा। आप इसकी क्वालिटी की तरफ नहीं जाओगे कि यार हम और खरीद सकते हैं, जैसे कि हम इंफीरियर गुड्स में लेते थे कि यार अगर आपकी प्राइस गिर जाए तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, ठीक है, अब क्या करोगे उससे? आप कुछ और खरीदना चाहोगे। या अगर आपकी इनकम बढ़ गई है तो आप इंफीरियर गुड को छोड़ दोगे और आप नॉर्मल गुड खरीदोगे। इसमें ऐसा नहीं है, इनकम बढ़ जाएगी तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बोलता है, अगर हम बात करें कि आप सस्ता गुड ही लोगे, आप शिफ्ट नहीं करोगे। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हमेशा किस गुड की तरफ जाता है? सस्ते की तरफ। मतलब प्राइस गिरी, उसी की डिमांड बढ़ाओ, क्योंकि अब वो क्या लगने लग गया? सस्ता लगने लग गया। 2 सब्सटीट्यूट्स हैं, एक और तरीके से समझाती हूँ, एक ए है एक बी है। ओके, जैसे कि हमने वो टी और ऑर्गेनिक टी वाली एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया था। ओके, ऑर्गेनिक टी की प्राइस सपोज करो कि बढ़ गई है ना, इसका सब्सटीट्यूट क्या है? अभी सस्ता, तो सारे के सारे उसके सस्ते की तरफ जाएंगे ना।
अगर ये ऑर्गेनिक टी गिर गई है तो अब ये सस्ता हो गया, सब्स्टिट्यूट थे दोनों, कॉम्प्लीमेंट्री में तो ये अप्लाई नहीं ना होता, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर इसकी प्राइस गिर गई है तो एवरीबडी विल शिफ्ट टू दिस, क्योंकि अब ये गुड सस्ता हो गया, दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सिंपल। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता जिसकी प्राइस गिर जाए वो गुड सस्ता हो गया, उसको खरीद डालो, कुछ मत देखो क्वालिटी कैसी है। ओके, लिखा हुआ है अगर प्राइस राइज हो गई है, प्राइस राइज, सब्स्टिट्यूशन, अब यहाँ पे सिंपल सी बात समझो कि जो सब्स्टिट्यूट की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, दिस इज टी, दिस इज ऑर्गेनिक टी, दिस इज सब्स्टिट्यूट, ठीक है। इसकी प्राइस बढ़ गई है, इसकी प्राइस बढ़ गई है, इसका सब्स्टिट्यूट टी था, तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यही तो लिखा है, प्राइस बढ़ी तो उसकी डिमांड कम हो गई, क्यों? क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ गई होगी, बस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये दो है, इसकी प्राइस फॉल हो गई है, इसकी प्राइस फॉल हो गई है, ठीक है, ये दोनों सब्स्टिट्यूट हैं, ओके, इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ओके, ये देखो राइस, सीधी सी बात है, क्लियर, दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दो इफेक्ट्स की बात करते हैं हम यहाँ पे, सब एक और चीज बता दूं, दिस इज इफेक्ट नॉट रिलेशन, दिस इज इफेक्ट, हम रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, इनवर्स रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, इफेक्ट की बात कर रहे हो, ये आगे जाके थोड़ा और क्लियर करूंगी कि इफेक्ट में क्यों बोल रही हूँ ये वर्ड, ओके। इनकम इफेक्ट में आप कौन सा इफेक्ट ले रहे हो, रियल इनकम वाला। रियल इनकम किसकी वजह से बढ़ती या कम होती है, प्राइस की वजह से, परचेजिंग पावर की वजह से, किसकी वजह से नहीं बढ़ती है, सैलरी की वजह से नहीं बढ़ती गिरती है, ठीक है। और ये जो आपकी दूसरी है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसमें आप सिर्फ सस्ता देख रहे हो, ठीक है, कौन सा गुड सस्ता हो रहा है, यू विल शिफ्ट टू दैट प्रोडक्ट, ओके ओके मैम, बिल्कुल। ये जो आपका डी है ना पॉइंट, ये इसी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के साथ ही ज्वाइंट है, कि अगर ये दो आपके प्रोडक्ट्स हैं, इसकी प्राइस फॉल हो गई है, इसका कंज्यूमर ग्रुप अब बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि ये वाले जो कंज्यूमर थे दे विल शिफ्ट टू दिस, कहते अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस गिरती है तो उसका कंज्यूमर साइज बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी तरफ बहुत सारे कंज्यूमर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनको वो गुड सस्ता लगने लग जाता है, इसलिए उसका कंज्यूमर साइज बढ़ जाता है। अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाए तो उसका कंज्यूमर साइज गिर जाएगा, यही है, ठीक है। ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो डी पॉइंट है, ऑल्टरनेटिव यूजेस वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेटिव यूजेस में क्या बात करते हैं ये, ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस, ठीक है। एक प्रोडक्ट के अगर बहुत सारे यूजेस हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो तुम, घर वाली, यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, या तुम टीचर्स की एग्जांपल ले सकते हो कि यार एक टीचर +1 भी करवा रहे हैं, +2 भी करवा रहे हैं, ठीक है। अब अगर सपोज करो अगर बहुत सारे यूजेस हैं एक प्रोडक्ट के, है ना, उसकी प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, उसकी प्राइस बढ़ जाए, तो जो उसके बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस नहीं है वो खत्म कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की जैसे हम एग्जांपल है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई, ठीक है। अब पहले क्या होता है कि यार हम हर रूम के फैन एसी वगैरह सब ऑन करके छोड़ते, ओके, लेकिन अगर सपोज करो प्राइसेस राइज हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक ही रूम में बैठेंगे या एक ही रूम का एसी चलाएंगे, तो हमने क्या किया, अगर डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस था तो हमने प्राइस राइज होने के बाद उसकी डिमांड को कम किया, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल इन दैट केस अगर डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस नहीं है, ठीक है। अगर है ही नहीं है डाइवर्सिटी, अगर एक प्रोडक्ट का एक ही यूज है तो क्या खत्म करोगे और क्या यूज करोगे, तब नहीं यूज होता। ये कहते हैं ये लॉ तभी लगता है अगर उस प्रोडक्ट के कौन से यूजेस होंगे, ऑल्टरनेटिव यूज, ये रीजन तभी अप्लाई होता है, चलिए 5 रीजंस है, ओके। फर्स्ट वन इज योर MU DMU, सेकेंड वन इनकम इफेक्ट, थर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, ऑल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है, ओके। चलो अब आ गया इस चैप्टर का सबसे खतरनाक पॉइंट, गिफन। हालांकि खतरनाक है नहीं, बट बच्चे डरते हैं इस पॉइंट से, ठीक है। बाकी तो सारी एक्सेप्शंस कवर हो जाती हैं, जितने डाउट्स आते हैं मेरे पास रिपीटेड, मैम गिफन दोबारा समझा दो, है ना। चलो देखते हैं, यही बस एक आखिरी पॉइंट इसमें थोड़ा सा खतरनाक है, बाकी तो तुम कर जाओगे। अब एक्सेप्शंस में अगर तुम देखो, नॉर्मल गुड इज नॉट एन एक्सेप्शन, इंफीरियर इज नॉट एन एक्सेप्शन, बट गिवन इज एन एक्सेप्शन, है ना। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, नॉर्मल आता है सबसे ऊपर,
मतलब नॉर्मल के बाद कोई भी और चीज नहीं है शिफ्ट होने के लिए। ओके, देन इसके बाद आता है इंफीरियर, इंफीरियर के बाद शिफ्ट होने के लिए एक है, देन लास्ट में आता है गिफन। तभी ना कई बार लिखा जाता है कि जो गिफन है दैट इज हाईली इंफीरियर गुड, मतलब इंफीरियर से भी नीचे वाले गुड्स है, हाईली इंफीरियर गुड। इसमें जो एक मेन पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट समझना, दैट इज प्राइस गैप। किन दो चीजों में, नॉर्मल और इंफीरियर में प्राइस गैप ज्यादा नहीं होता, ठीक है। इसकी एग्जांपल, ये 10 रुपए का है, ठीक है, तो ये 8 का होएगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होएगा, मान के चलते हैं, ठीक है। इसको रिजिड मत समझना कि हमेशा 2 रुपए का ही गैप होता है, ये सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल है कि कम गैप होता है। कई बार बच्चे कहते हैं कि मैम देखो वो बेरका के बड़े वाला पैकेट 25 का और दूसरा इतने का, वो तो ज्यादा गैप हो गया, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए कि प्राइस गैप कम होता है, ठीक है। दिस इज नॉट रिजिड की 2 रुपीज का ही होता है, ठीक है। देन गिफन को अगर मैं लूं तो ये 4 रुपए का ही होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नॉर्मल में और इंफीरियर में प्राइस गैप कम है, और गिफन में और इंफीरियर में और गिफन में और नॉर्मल में प्राइस गैप बहुत ज्यादा है। तो इसका सिंपल मतलब है कि इंफीरियर से तो नॉर्मल पे जाना आसान है यार, 2 रुपए तो ज्यादा निकाल सकते हो, लेकिन गिफन से शिफ्ट करना किसी और के ऊपर मुश्किल है। क्यों? क्योंकि फिर या तो बहुत ज्यादा प्राइस फॉल होनी चाहिए किसी और प्रोडक्ट की, या मैं कहूं कि मेरी रियल इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जानी चाहिए, ठीक है, पैसे बहुत ज्यादा बच जाने चाहिए मेरे पास, तो है मेरे पास। ओके चलो, अब इसमें सबसे पहले मैं आपको गिफन से ही स्टार्ट करवाती हूँ ये, ओके, रादर देन कि मैं नॉर्मल से स्टार्ट करूं। गिफन गुड्स में हम पढ़ रहे हैं अब प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट हमेशा दो चीजों का टोटल होता है, जो अभी हमने दो इफेक्ट्स पढ़े। कौन कौन से दो इफेक्ट्स पढ़े थे अभी? एक तो पढ़ा इनकम इफेक्ट, ओके, एंड सेकेंड इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दोनों का मतलब याद है ना, अभी बताया, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो किसी भी चीज की ना प्राइस गिरेगी तो दो तरीके से तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, या तो इसको खरीद डालो ज्यादा, या होएगा कि यार ये घटिया ही ना हो गया हो और ज्यादा कि इसकी प्राइस इतनी मत खरीदो। मतलब दो तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं। अब दोनों तो तुम कर नहीं सकते हो, तुम्हें करना तो एक ही पड़ेगा, या तो ज्यादा खरीदना पड़ेगा या कम खरीदना पड़ेगा। एंड में जीतेगा कौन? एक ही व्यू जीतेगा, ठीक है। ये क्या है, ये इनकम इफेक्ट और ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दो पॉइंट ऑफ व्यूज है जो तुम्हारे हैं। एक बोलेगा बढ़ा दो, एक बोलेगा कम कर दो, एंड में देखोगे कि कौन सा पलड़ा भारी है, जो जीत जाएगा वही तुम्हारा प्राइस इफेक्ट बन जाएगा। प्राइस इफेक्ट किसकी तरफ जाता है? जो इन दोनों में से डोमिनेट करता है। दो पॉइंट ऑफ व्यूज है, ठीक है, जो एक भारी हो गया वही तुम्हारा एंड में रिजल्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है। रिजल्ट इज प्राइस इफेक्ट। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है, प्राइस इफेक्ट इज सबमिशन ऑफ कौन कौन से दो इफेक्ट्स, इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो पहले में हम सब्स्टिट्यूशन की तरफ देखते हैं। अभी मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन क्या देखता है, सस्ता। अगर कोई गुड है एक्स, ओके, उसकी प्राइस को तो हिला सकती हूँ ना। अगेन एक और चीज ध्यान रखो, ये किसकी एक्सेप्शंस पढ़ रहे हो? ये लॉ ऑफ डिमांड की। मतलब तुम अभी ये देख रहे हो कि कब कब प्राइस गिरने से डिमांड गिर जाती है या प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है। अभी भी बाकी के फैक्टर्स कांस्टेंट ही हैं, अभी भी लॉ ऑफ डिमांड ही चल रहा है, ठीक है। अभी भी इनकम नहीं बढ़ेगी। ये जो इनकम है ये कौन सी इनकम है? रियल वाली इनकम है, क्योंकि अभी तुम किसके रीजंस पढ़ रहे हो या किसके एक्सेप्शंस पढ़ रहे हो? लॉ ऑफ डिमांड की पढ़ रहे हो। लॉ ऑफ डिमांड जहां पे लॉ ऑफ डिमांड आ गया मतलब सिर्फ ओन प्राइस मूव कर रही है, बाकी के फैक्टर्स कांस्टेंट है, अभी भी कांस्टेंट है, ओके। चलो प्राइस फॉल हुई, ठीक है, ये गुड सस्ता हो गया, एक्स सस्ता हो गया, क्यों? क्योंकि इसकी प्राइस फॉल होगी। बताओ इसकी डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। मैंने अभी तो बताया, क्या बताया था, कि जिसकी भी प्राइस गिरेगी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? सस्ता देखना है ना बस, मेरे को नहीं लेना देना कि ये इंफीरियर है ये कौन सा है, ठीक है। अभी सीधी सी बात कर रहे हैं हम। चलो अगर प्राइस बढ़ गई, अगर प्राइस बढ़ गई तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है? क्या बोलता है कि डिमांड कम कर दो। अभी मत देखना कि गिफन के बारे में पढ़ रहे हो, अभी पहले ये देखो कि सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इनकम क्या कहता है, फिर हम देखेंगे कि हमें पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, सब्स्टिट्यूशन कहता है कि सस्ता देखो, मैंने कहा ओके,
प्राइस गिरी, मैंने डिमांड बढ़ा दी, प्राइस बढ़ी, डिमांड गिरा दी, क्योंकि ये महंगा हो गया यार गुड, मेरे को नहीं खरीदना ये वाला। ओके, इनकम इफेक्ट पे आ जाओ। इनकम इफेक्ट कहता है कि अगर तुम्हारी रियल इनकम बढ़ जाए तो फिर तुम देखो तुम्हें क्या करना है। ओके, प्राइस गिरी, प्राइस गिरी, रियल इनकम क्या हो गई? रियल इनकम का सिंपल मतलब है तुम्हारी जेब में कुछ पैसे बच गए होंगे, तुम्हारी जेब में कुछ पैसे बच गए होंगे, तुम्हारी परचेजिंग पावर बढ़ गई होगी। ठीक है, पहले गुड 5 का था, अब 3 का हो गया, तुम्हें अब 2 रुपए बच गए, ये वो मतलब है। ठीक है, 5 से 3 का हो गया, 2 रुपए बच गए, तुम्हारी रियल इनकम बढ़ गई। अब कहता जो ये तुम्हारी रियल इनकम बढ़ी है, जो ये तुम्हारी रियल इनकम बढ़ी है, एक्स्ट्रा परचेसिंग पावर, वो एक्स्ट्रा 2 रुपए, वो एक्स्ट्रा जो पैसा बचा हुआ है, उससे क्या करोगे? उससे क्या करोगे? उससे तुम इसकी डिमांड को कम करोगे। क्यों? अब ये क्या चीज है? सपोज करो गिफ्ट पहले 5 का था, तब तुम 1 यूनिट लेके आते थे। ठीक है, इनकम 5 रुपए लेके चल रही हूँ, 1 यूनिट आ जाती थी। अब 3 का हो गया, ठीक है, 5 रुपए इनकम है, 1 यूनिट तो अभी भी आ गई इसकी, इसकी डिमांड को तो नहीं हिला रही हूं मैं, 2 रुपए अभी बच गए, 2 रुपए बच गए, उस 2 रुपए से क्या करोगे? ये वो बात कर रहा है, ये 2 रुपए जो सेव किए हैं, क्यों सेव हुए? क्या मनी इनकम बढ़ी थी? रियल इनकम बढ़ी। रियल इनकम कैसे बढ़ी? प्राइस फॉल हो गई थी। ओके, 2 रुपीज सेव हो गए। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो रियल इनकम बढ़ी है, ये जो 2 रुपए तुम्हारे बचे हैं, तुम इससे क्या करोगे? तुम इससे, तुम्हारी यार 1 यूनिट तुम पहले खरीद रहे थे, 1 यूनिट अभी भी खरीद रहे हो, मतलब गिफ्ट का तो आ गया। अब ये कि 2 रुपए से तुम फिर से गिफ्ट नहीं खरीदोगे, तुम थोड़ा बहुत मिक्सिंग स्टार्ट करोगे ना। अब 1 यूनिट चाहिए थी, पहले भी 1 ले रहे थे, अब भी, ये तो 2 रुपए बोनस है। इस बोनस का क्या करोगे? इस बोनस का क्या? यार मैं कहूंगी यार थोड़ा सा टेस्ट करवा दे दूसरे वाला गुड, है ना? तो अब ये बताओ कि गिफ्ट की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बिल्कुल सही हो तुम लोग, ये पॉइंट समझ में आया? पहले ये बताओ, प्राइस गिरी, डिमांड, मैंने बोला था यहाँ पे सस्ता नहीं देखना। सस्ता कब देखना है? सब्सटीट्यूशन में। वो एक पॉइंट ऑफ व्यू था, वो कहता था सस्ता था खरीद लो, एक पॉइंट ऑफ व्यू खत्म। अब दूसरा नजरिया भी तो सोचोगे, ठीक है, कि यार प्राइस गिरी है, कुछ और भी तो खा सकता हूं जो पैसे बचे हैं। ठीक है, चलो, प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, ठीक है, रियल इनकम कम हो गई। ठीक है, अब यहां पे वही मिक्सिंग वाला कंसेप्ट है कि तुम पहले गिफन भी ले रहे थे और इंफीरियर भी ले रहे थे, जो मैंने तब समझाया था आपको। ठीक है, पहले क्या था कि गिफन की प्राइस कम थी तो थोड़ा बहुत तुम इंफीरियर ले लेते थे, जैसे अभी यहां पे हो तुम, ये वाली सिचुएशन पे हो, 3 रुपए का था, एक गिफन ले लिया, जो बचे हुए 2 रुपए थे उससे क्या लिया? इंफीरियर। मिक्सिंग कर रहे थे, इस पॉइंट पे तुम खड़े हो। ठीक है, अब पता क्या हुआ? 3 से दोबारा 5 हो गया, 3 से दोबारा 5 हो गया। अब क्या करोगे? अब क्या तुम मिक्सिंग कर पाओगे? अब जो तुम्हारे पास पैसे हैं उससे सारे का सारा क्या खरीदोगे? गिफ्ट, मतलब डिमांड बढ़ जाएगी इसकी। पहले तो ये बताओ, एरो समझ में आए कैसे लगाए हैं? ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, अब यहां पे आपको क्या देखना है? इफेक्ट, वाई आई एम राइटिंग इफेक्ट, वाई आई एम नॉट राइटिंग रिलेशन। ठीक है, अगर तुम इसको देखोगे तो रिलेशन तो इनवर्स है, रिलेशन तो इनवर्स है, प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ गई, प्राइस के बढ़ने से डिमांड। बट यहाँ पे हम रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है असर। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, प्राइस को मैंने गिराया, कोई भी बंदा प्राइस को ना मजबूरी में ही गिराता है। ठीक है, कोई खुशी में तो गिराता नहीं है कि हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस को गिरा दें, है ना? प्राइस को गिराने का हर बंदे का क्या मोटिव होता है? कि उसकी डिमांड बढ़ जाए यार। ठीक है, इट मींस अगर प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ जाए तो जो मैंने खेली थी एक चीज, वो अच्छी हो गई। ठीक है, मतलब प्राइस के गिरने का असर अच्छा हो गया। प्राइस के गिरने से अगर डिमांड बढ़ जाए तो असर कैसा हुआ मेरा? अच्छा हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पे देखो, प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ी, मतलब इफेक्ट कैसा है? अच्छा है, पॉजिटिव है। हमेशा इफेक्ट को ना प्राइस के गिरने वाले एरो से समझना है, प्राइस के बढ़ने वाले से नहीं समझना, फिर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, दूसरी तरफ से देखो, इनकम इफेक्ट से और समझ में आ जाएगा। किसी बंदे ने ना प्राइस गिराई ये सोच के कि लोग ज्यादा खरीदेंगे, कोई दूसरा बंदा क्या था, ज्यादा होशियार था, वो कहता इसने ना कुछ
इसमें गड़बड़ी की होगी, मिक्सिंग की होगी, तभी प्राइस को गिरा रहा है। मुझे नहीं खरीदना इसका प्रोडक्ट, मैं इसकी डिमांड को क्या करूंगा, गिराऊंगा। अब मेरे प्राइस गिराने का असर कैसा हुआ, अच्छा नहीं ना हुआ, मतलब नेगेटिव इफेक्ट हो गया, ये बताने की कोशिश कर रही है। ओके, मतलब गिफन के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव एंड इनकम इफेक्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कैसा कैसा इफेक्ट होता है। अब चलो, अब इन दोनों में से, इनकम इफेक्ट में से या सब्स्टिट्यूशन में से जीतेगा तो एक ही, दोनों तो कर नहीं सकते हो। ठीक है, देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन से शुरू करते हैं। प्राइस गिरी, डिमांड बढ़ गई। कहते हैं अगर 5 से 3 होती है, ठीक है, तो तुम ना इंफीरियर मत खरीदो, कुछ और अच्छा टेस्ट मत करो, इसी की डिमांड बढ़ा दो, मतलब कि जो 2 रुपए बचते हैं उससे क्या करो, इसी को खरीद डालो। मैंने कहा ठीक है यार, चल तेरी बात मान लेती हूँ, अगर मानो तो ओके। दूसरा देखो, ये पसंद आता है क्या, ये पसंद आता है, ये क्या बोल रहा है, ये कहता अगर इसकी प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, पहले 3 थी फॉर एग्जाम्पल, अब कितनी हो गई, 5, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यही लिखा है ना। ठीक है, क्या कहता कि अगर प्राइस बढ़ जाए ना, 3 रुपए का था गिफन, यहां पे आओ, 4 का है गिफन, है ना, सपोज करो ये 5 का हो गया या 6 का हो गया, प्राइस बढ़ गई। कहता सब्स्टिट्यूशन बोल रहा है, मुझे नहीं पता भी पसंद आएगा या नहीं, सब्स्टिट्यूशन कहता इसको छोड़ दो क्योंकि ये महंगा हो गया, मेरे को नहीं पसंद आ रहा ये। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर तुम गिफन को छोड़ दोगे, तुम कोई और चीज खरीद सकते हो, कोई और ऑप्शन होनी चाहिए ना तुम्हारे पास। ठीक है, गिफन के बाद या तो इंफीरियर है या नॉर्मल है, 6 रुपए का तो खरीद नहीं पा रहे हो, 8 का कहां से खरीदोगे, सीधी सी बात है। ठीक है, मैं कहूंगी यार मुझे तेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू तो पसंद में नहीं आया, क्योंकि तू गलत बोल रहा है, मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। तू कहता कि गिफन को छोड़ दो, ठीक है, पर मैं गिफन को छोड़ नहीं सकती, मेरी मजबूरी है, प्राइस गैप ज्यादा है, इसके बाद वाले ऑप्शन महंगा है, मैं तो इसी को नहीं खरीद पा रही, तो उसको कहां से खरीदूंगी, मैंने क्रॉस मार दिया एक के ऊपर। अब कहते हैं इसके ऊपर एक पसंद आया, एक पसंद नहीं आया, दूसरे में देखते हैं दोनों पसंद आते हैं या नहीं, जिसके दोनों पसंद आएंगे ना वही चूज करेंगे हम। ठीक है, प्राइस गिरी, कहते 5 से 3 हो गई या 4 से 2 हो गई, तो इसकी डिमांड गिरा दो, जो बची हुई परचेजिंग पावर है, जो बचे हुए 2 रुपए हैं, उससे कुछ और खरीद लो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, पसंद आ गया मुझे। ठीक है, क्यों, क्योंकि मिक्सिंग करने को, टेस्ट करने को मिलेगा कुछ अच्छा। ओके, प्राइस बढ़ी, 3 से 5 हो गई दोबारा, कहते तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसी को खरीद, डिमांड इसी की बढ़ा, कर सकते हो, तो दोनों ही पसंद आ गए ये तो। अब मानो यहाँ पे कि इसके दोनों पसंद आए, इसका एक पसंद नहीं आया, कौन सा इफेक्ट हमें ज्यादा पसंद आ रहा है, तो इनकम इफेक्ट डोमिनेट्स, ग्रेटर हो गया, उसका प्रेशर ज्यादा हो गया ना, उसकी दोनों चीजें अच्छी लगी। अभी समझ में आया। ठीक है, इनकम इफेक्ट डोमिनेट्स किससे, सब्स्टिट्यूशन से, तो जीतता प्राइस इफेक्ट क्या जाएगा, प्राइस इफेक्ट भी नेगेटिव जाएगा, जो जीतेगा वही तो प्राइस इफेक्ट बनेगा। ऐसा है, प्राइस इफेक्ट है, ठीक है, बड़ा भाई ऐसे मानो, दो नीचे उसके छोटे भाई बहन है, अब लड़ाई हो रही है, जो जीतेगा, रिजल्ट जो देगा, आगे जो खड़ा है, रेफरी खड़ा है, जीतने वाली की तरफ वाली देगा ना, सीधी सी बात है। ठीक है, इनकम इफेक्ट जीत गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हार गया, तो प्राइस इफेक्ट रिजल्ट एंड में क्या बना, इनकम इफेक्ट। ठीक है, इनकम इफेक्ट क्या बोलता है, देखो प्राइस गिरी, डिमांड गिर गई, लॉ ऑफ डिमांड लग रहा है या नहीं लग रहा, लग ही नहीं रहा। ठीक है, क्यों नहीं लग रहा, इसका कारण भी यही है, क्योंकि इनकम इफेक्ट डोमिनेट्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। और एक और कारण सुन लो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्यों फेल हो गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसलिए फेल हुआ क्योंकि गिफन को सब्स्टिट्यूट करना आसान नहीं है। गिफन यहां पे है, इंफीरियर यहां पे है, इसकी प्राइस बढ़ भी जाएगी तो यहीं पे पहुंचेगा, अभी भी इतना रास्ता कवर कर रहा है, इधर से इधर शिफ्ट करना इतना आसान नहीं है। क्लियर हुआ, ओके। चलो,
इट मीन्स गिवन इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। वाई इंफीरियर इज नॉट एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, उसके बारे में भी समझ लो। अब यहाँ पे ये सारी जो डायग्राम अभी बनी हुई है दिस रिमेन सेम, ठीक है, इसमें 1 रुपए का भी फर्क नहीं है, बस यहाँ पे अब गिवन नहीं है, इंफीरियर है। सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को दोबारा देख लो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको इरेज करके दिखाती हूँ, क्लियर हो जाएगा। ओके, अब इसमें क्या कहता है यार, ये पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये देखना है, इंफीरियर। अब तुम यहाँ पे कौन सा गुड खरीदे हो, 8 रुपए का, नॉर्मल कितने का है, 10 का। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से आ गए, पहले गिवन पे थे, अब इंफीरियर पे हो, ओके। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता कि प्राइस गिरेगी तो इसकी डिमांड बढ़ा दो, मैंने कहा ठीक है, ओके। इसकी प्राइस गिरी, इसको डिमांड ज्यादा कर लेंगे, जो बचे हुए पैसे हैं, ठीक है, उसे इसी को खरीद लेंगे, कौन से वाले को, इंफीरियर को। यू आर टॉकिंग अबाउट इंफीरियर है, ठीक है। अब तब ना हमें ये वाला पसंद नहीं आया था गिवन के केस में, देखते हैं इंफीरियर के केस में पसंद आता है या नहीं। इंफीरियर गुड क्या कहता है कि अगर इसकी प्राइस बढ़ जाए ना, क्या कहता है, 8 से 10 हो गई है, इंफीरियर की प्राइस बढ़ गई है, ठीक है। अब भी क्या तुम इंफीरियर खरीदोगे, नॉर्मल भी तो 10 का है, इंफीरियर भी 10 का है, दोनों सेम पे आ गए हैं, तो अभी भी क्या तुम इंफीरियर खरीदोगे, नहीं, हम कौन सा गुड खरीदने लगे, नॉर्मल। तो मुझे ये वाली बात अब पसंद आ गई, समझ में आई बात, यहीं पे फर्क है, यहीं पे फर्क है, ठीक है। गिवन में मेरे को ये वाला सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू समझ में नहीं आया था, क्यों, क्योंकि तब मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती थी। यहाँ पे कैन आई शिफ्ट टू इंफीरियर, सॉरी, फ्रॉम इंफीरियर टू नॉर्मल, यस, क्योंकि प्राइस गैप कम है। तो कहता कि अगर इसकी प्राइस बढ़ जाए, अगर इसकी प्राइस 8 से 10 हो जाए, तो तुम इसको छोड़ दो, क्योंकि नॉर्मल भी बराबर का ही आ गया, अब उसको खरीदो। क्या कहता, इसकी डिमांड को कम कर दो, मैंने कहा ठीक है, ओके, पसंद आ गया, ठीक है। दूसरी तरफ आ जाओ, प्राइस गिरी, इंफीरियर गुड की प्राइस गिर गई, 8 से 6 हो गई, ठीक है। कहते इसकी डिमांड क्या कर दो, कम कर दो, क्यों, बचे हुए पैसों से क्या करोगे, नॉर्मल खरीदोगे, नीचे नहीं, गिवन नहीं खरीदोगे, हमेशा ऊपर वाली क्वांटिटी खरीदोगे, मिक्सिंग स्टार्ट कर दोगे यहाँ पे, ओके। प्राइस बढ़ी, कहता 8 से 10 हो गई, 8 से 10 हो गई, तो ना इसी को खरीद, इसी को खरीद, नॉर्मल भी 10 का, इंफीरियर भी 10 का, ये सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहते हैं, इसी को खरीद, पसंद आया, तो यहाँ पे क्रॉस आ गया ना, अभी क्लियर हुआ। इंफीरियर गुड्स के केस में फिर कहां पे दोनों टिक है, सब्स्टिट्यूशन, अब ये ऐसे हो गया, मतलब इंफीरियर के केस में विच इफेक्ट डोमिनेट्स, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट्स देन योर इनकम इफेक्ट। अब यहाँ पे देख लो, प्राइस गिरी, डिमांड बढ़ गई, प्राइस बढ़ी, डिमांड गिरी, लग गया लॉ ऑफ डिमांड। It means inferior goods is not an exception to law of demand because substitution effect dominates. यहाँ पे substitution effect dominate करता है, और गिवन के केस में कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करता है, इनकम इफेक्ट डोमिनेट करता है, जो कि नेगेटिव होता है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव, क्लियर हुआ, ठीक है। इसके लिए ना पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो तो आप लोगों ने शायद नोट डाउन कर ली होगी, एंड में ना, बिल्कुल चैप्टर के एंड में एक टेबल बना हुआ है, डिफरेंस का एक टेबल बना हुआ है, दिख रहा है, देखो जरा, नॉर्मल गुड्स के केस में दोनों इफेक्ट पॉजिटिव होते हैं यार, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन भी इनकम भी, ओके। इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव, देन इनकम इफेक्ट पॉजिटिव, तो प्राइस इफेक्ट भी क्या जाएगा, पॉजिटिव। अभी इंफीरियर किया हमने, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो ना हर के केस में पॉजिटिव होता है, क्यों, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है कि कभी भी किसी की प्राइस गिरी, डिमांड बढ़ा दो, कैसा इफेक्ट है, तो सब्स्टिट्यूशन रिलेशन नहीं है, इफेक्ट है, ठीक है। प्राइस के गिरने का असर अच्छा हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हमेशा यही तो कहता है कि प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ा दो, क्योंकि वो सस्ता देखता है, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। इनकम इफेक्ट कई बार हिल जाता है, ठीक है। इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल, नेगेटिव मैंने अभी बताया ना नेगेटिव क्यों है, ठीक है।
प्राइस गिरेगी, रियल इनकम बढ़ जाएगी, तो आप एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर से दूसरा गुड खरीदोगे। अच्छा, इसका इफेक्ट पॉजिटिव क्यों है फिर? कुछ शिफ्ट करने के लिए है ही नहीं है, एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर होगी। एक चीज बताओ, नॉर्मल गुड की प्राइस गिरी, नॉर्मल गुड की बात कर रही हूं, ठीक है, रियल इनकम बढ़ गई, ठीक है, रियल इनकम बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ गई। पहले नॉर्मल गुड 10 का था, अब 8 के 2 रुपए सेव हो गए। नॉर्मल गुड का मतलब ही क्या है, पहले तो ये बात बताओ। कुछ और आगे है ही नहीं है, तो इस 2 रुपए से क्या करोगे? नॉर्मली तो खरीदोगे, प्राइस गिरी, डिमांड बढ़ गई, आ गया इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव, आ गया इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव, बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग टू शिफ्ट। इंफीरियर और गिफन दोनों में तुम शिफ्ट कर सकते हो, तुम एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर को कहीं और यूज कर सकते हो। वहां पे जब 2 रुपए बचते थे तो तुम उससे क्या करते थे? कुछ ऊपर वाला गुड खरीदते थे, तो हम डिमांड को गिराते थे। लेकिन नॉर्मल के बाद तो कुछ और खरीदने को है ही नहीं है, ठीक है, उसी को खरीदना पड़ेगा। तो इफेक्ट देखो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। इंफीरियर के केस में नेगेटिव एंड गिफन के केस में इनकम इफेक्ट नेगेटिव। इसका बताओ, इंफीरियर के केस में प्राइस इफेक्ट बताओ, अपने आप बताओ, इधर मत देखो स्क्रीन में। इंफीरियर के केस में प्राइस इफेक्ट कैसा होता है? प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, बाय सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट्स, यही लिखा हुआ है, इट इज पॉजिटिव एज पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? स्ट्रॉन्गर है, किससे? नेगेटिव इनकम इफेक्ट से। सेम चीज लिखी हुई है, यहां पे आ जाओ, ये नेगेटिव है, इट इज नेगेटिव। ये क्यों नेगेटिव है? क्योंकि नेगेटिव इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। ये जो ऊपर आपके एक्सेप्शंस में पॉइंट लिखा हुआ है, ये यही पॉइंट लिखा हुआ है गिफन वाले केस में। गिफन वाले केस में ये क्या कहता है? इट इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, व्हेन देयर प्राइस फॉल परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई, ठीक है, परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई, तो जो वो बचे हुए पैसे हैं उससे वो हो सकता है कि वो इसी को खरीदे या किसी और चीज पे शिफ्ट करे। देन व्हेन इट्स प्राइस राइज, अगर इसकी प्राइस राइज करेगी, क्या तुम किसी और चीज पे शिफ्ट कर सकते हो? नहीं, क्यों? प्राइस गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो परचेजिंग पावर गोज डाउन, यू डोंट हैव ऑप्शन टू शिफ्ट टू एनी अदर कमोडिटी, आप इसी की गुड को ज्यादा खरीदोगे। ये किसने दिया था गिफन गुड्स वाला कंसेप्ट? गिफन पैराडॉक्स, सर रॉबर्ट गिफन ने। ओके, सर रॉबर्ट गिफन ने। इज इट ओके? ठीक है, थोड़े से पॉइंट्स रह गए हैं एक्सेप्शंस के, ठीक है मैम, कैन आई टेक 5 मिनट्स मोर? नो, ओके, थोड़े से पॉइंट्स रह गए एक्सेप्शंस के, अदरवाइज आपका डिमांड चैप्टर फुली ओवर है। मैंने इसके ऊपर बहुत टाइम लगाया, रीजन बीइंग की वेटेज बहुत ज्यादा है इसकी, ठीक है, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स रह गए। कल ही हम इलास्टिसिटी का भी टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे कल, बाय बाय, टेक केयर।